हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केस स्टडी या व्यक्ति अध्ययन। तो अनुसंधान के अंतर्गत हम व्यक्ति अध्ययन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो जो मित्र पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और हमारे सारे वीडियोज़ जो हम अपलोड कर रहे हैं लगातार, वो प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक है SSTYA, वहाँ से भी आप सारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करते हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे वहाँ पर भी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। केस स्टडी में क्या बताया गया है। तो केस स्टडी में जो PV युंग नाम के जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया है कि केस स्टडी क्या है। इन्होंने कहा किसी सामाजिक इकाई अब सामाजिक इकाई में से क्या क्या हो सकता है। व्यक्ति विशेष हो सकता है, परिवार हो सकता है, समुदाय हो सकता है, समूह अथवा सामाजिक संस्था। ठीक है। इन्होंने कहा है, PV युंग ने कहा है, किसी सामाजिक इकाई, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर परिवार हो, समुदाय हो, समूह हो अथवा कोई सामाजिक संस्था हो, का विशिष्ट गहन तथा उद्देश्यपरक अध्ययन। ठीक है। कैसा अध्ययन हो, विशिष्ट हो, गहन हो यानी डीप हो, उद्देश्यपरक हो, उसका कोई उद्देश्य हो, ऐसे अध्ययन ही व्यक्ति अध्ययन कहलाता है। ठीक है। तो एक बार चलिए देख लेते हैं फिर से कि PV युंग ने क्या कहा है। किसी सामाजिक इकाई, व्यक्ति विशेष, परिवार, समुदाय, समूह अथवा सामाजिक संस्था का विशिष्ट गहन तथा उद्देश्यपरक अध्ययन व्यक्ति अध्ययन कहलाता है। ठीक है। तो इस अध्ययन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ली प्ले ने। ठीक है। ये ली प्ले के अनुसंधान करता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम केस स्टडी का प्रयोग अपने अनुसंधान में किया था। ठीक है। अब केस स्टडी का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये सब जानेंगे हम लोग। आपने B.Ed किया होगा, M.Ed किया होगा, या फिर जो हमारे छात्र हैं अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको पता है कि जो हमारी केस स्टडी है वो कहाँ पे अप्लाई होती है। जैसे कि जब B.Ed करते हैं स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं उनको टीचिंग के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर वो अपनी कक्षा में कई छात्र होते हैं, सामान्य होते हैं, विशिष्ट होते हैं, और कुछ हमारे मंदबुद्धि छात्र होते हैं। तो उनमें से किसी व्यक्ति की समस्या को लेके वो उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो व्यक्ति विशेष यानी कि उस पूरी कक्षा में से उन्होंने एक सैंपल को लिया हुआ है, जो कि दूसरे छात्रों की अपेक्षा वो विशिष्ट है। ठीक है। उसको लिया गया है और उसका अध्ययन वो करते हैं कि ये छात्र इस प्रकार का क्यों है, इसका व्यवहार ऐसा क्यों है, अध्ययन में इसकी रुचि क्या है और इसके पीछे कारण क्या है। तो ये सारे अध्ययन केस स्टडी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है इस अध्ययन के अंतर्गत। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, किस स्टडी की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है विषय वस्तु को इकाई मानकर अध्ययन। किसी भी विषय वस्तु को जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई मतलब कि जैसे कोई इंडस्ट्री है, जैसे कोई विद्यालय है। अगर हम किसी विद्यालय का अध्ययन कर रहे हैं, किसी स्टेट में से, पूरे एक प्रदेश में से हमने एक जिले और उसके ज़िले के अंदर ब्लॉक के अंदर कोई एक विशेष गांव और उस गांव का कोई एक विद्यालय चुना है। ठीक है। तो वो जो विद्यालय है वो उस पूरे प्रदेश में से एक विशिष्ट इकाई हो गई। ठीक है। तो किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को जो हम एक इकाई के तौर पे मान लेते हैं और उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो पहला विशेषता क्या है, किसी वस्तु को इकाई मानकर इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा है इकाई का गहन और व्यापक अध्ययन किया जाता है। इकाई का कैसा अध्ययन किया जाता है, गहन और व्यापक। गहन का मतलब क्या है, जो समस्या हमें दिखाई दे रही है तो उस समस्या के कारणों को हम तलाशते हैं। ठीक है। उन कारणों को तलाशने के लिए जो भी स्रोत हमें मिलते हैं, जैसे किसी हम बच्चे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसके ये देखेंगे कि उसका व्यवहार ऐसा क्यों है। तो हम उसकी सामाजिक आर्थिक सारी दशाओं का, उसके मित्र मंडली का, सबका अध्ययन करेंगे। ठीक है। और सबसे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ उस विद्यालय में जो टीचर हैं, उसके जो कलीग हैं, मित्र मंडली है, घर की मित्र मंडली अलग होगी, विद्यालय की अलग होगी। ठीक है। तो इन सभी लोगों का अध्ययन करेंगे, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन करेंगे, सामाजिक वातावरण का भी अध्ययन करेंगे कि उस किस वातावरण में वो रह रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। तो ये कैसा अध्ययन हो गया, गहन हो गया, और कैसा हो गया, व्यापक हो गया। ठीक है। विस्तृत भी हो गया, क्योंकि इकाई हमने एक ली है लेकिन अध्ययन करते समय हमने कई बच्चों को छुआ है। ठीक है। तो ये व्यापक अध्ययन भी हो गया। ठीक है। तीसरा नंबर है गुणात्मक अध्ययन। ये गुणात्मक अध्ययन है। गुणात्मक अध्ययन और मात्रात्मक अध्ययन के बारे में हमने आपको पहले बताया हुआ है। मात्रात्मक अध्ययन में क्या होता है, जिसको हम संख्याओं के रूप में परिणित कर सकते हैं, संख्याओं के तौर पर उन्हें व्यक्त कर सकते हैं, सांख्यिकी के तौर पर उसे व्यक्त किया जा सकता है। वो होता है हमारा मात्रात्मक, जिसे मापा जा सकता है, कह सकते हैं। ठीक है। और गुणात्मक में क्या है, इसे मापन इसका संभव नहीं होता है,
इसको अनुभव किया जाता है, ठीक है। गुणात्मक जो चीज़ें होती हैं ये दिखाई नहीं देती, इनको तौला नहीं जा सकता है, ये मीटर किलोग्राम में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो गुणात्मक अध्ययन होता है। तो ये तीसरा नंबर है, किया गया कैसा अध्ययन है, गुणात्मक अध्ययन पर बल देता है। और चौथा है हमारा निदानात्मक अध्ययन में उपयोगी है। निदान का मतलब क्या होता है, कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान ढूंढना है, तो हम व्यक्ति अध्ययन का इस्तेमाल करते हैं, केस स्टडी का प्रयोग करते हैं। उस समस्या को देखेंगे, समस्या के कारणों की तलाश करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और उसके पश्चात हम समस्या के निदान यानी कि समस्या के समाधान पर पहुंचते हैं। इसलिए इसे निदानात्मक अध्ययन भी कहा जाता है, या निदानात्मक अध्ययन में इसको उपयोगी माना जाता है। फिर है पांचवा है सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, मनोचिकित्सक, शिक्षक और विधिवेत्ता के लिए उपयोगी है। देखा होगा आपने, विधिवेत्ता जो वकील होते हैं वो क्या करते हैं, जो समस्याओं को लेकर कोर्ट में जाते हैं तो वो समस्याओं का विश्लेषण करते हैं पहले, कि इन समस्याओं के पीछे क्या कारण है और कैसे इसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके हम न्याय की प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक जो होता है, जो हमने आपको बताया कि कक्षा में जाके किसी समस्या को उसने ढूंढा, किसी छात्र की समस्या को उसने ढूंढा और उसके कारणों की तलाश उसने की, उसके मित्रों से, उसके परिवार सदस्यों से, उसके आसपास के वातावरण से। तो इस प्रकार से चिकित्सक भी होता है, वो भी जानता है कि इस बीमारी के पीछे क्या कारण है, ये बीमारी उनको कहाँ से मिली, जन्मजात मिली है या फिर इन्होंने वातावरण से इसको गेन किया है। तो ये सारी चीज़ें केस स्टडी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये पांचवा कारण हो गया कि सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, मनोचिकित्सक, शिक्षक और विधिवेत्ता के लिए भी व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या रीजन है। सॉरी, अब इसके सोपानों के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। तो व्यक्ति अध्ययन के सोपान क्या है, तो पहला है समस्या की अनुभूति। जब किसी व्यक्ति को, किसी चिकित्सक को, किसी विधिवेत्ता को, ठीक है, किसी शिक्षक को किसी समस्या का सामना होता है, पहले उसे समस्या का ज्ञान होता है, उस समस्या की अनुभूति उसे होती है। तो पहला बिंदु क्या है, किसी समस्या की अनुभूति, ठीक है। उसे पहले समस्या की अनुभूति हुई है, फिर उसने क्या किया है, समस्या का परिभाषीकरण किया है, उस समस्या को उसने परिभाषित कर दिया कि इस व्यक्ति के साथ ये समस्या है, इस समस्या के पीछे ये कारण संभव है, ठीक है। तो इस प्रकार से समस्या का परिभाषीकरण कर दिया गया है। फिर तीसरा है प्रदत्तों का संकलन। प्रदत्तों का संकलन कैसे करेगा, वो उसके आसपास के वातावरण का सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सभी पक्षों का अध्ययन करेगा, उसके मित्रों का अध्ययन करेगा, उसके जो भी उसको उन चीज़ों के पीछे जो भी कारण उसको संभव प्रतीत होते हैं कि ये कारण हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों का डाटा इकट्ठा करेगा। तो ये हो गया हमारा आंकड़ों का संकलन। फिर है चौथा समायोजन, उपचार तथा चिकित्सीय उपाय। अब उन जो प्रदत्त संकलित किए हैं उसने, उनका विश्लेषण करता है। फिर उन प्रदत्तों के विश्लेषण के उपरांत वो सोचता है कि इन कारणों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इनको समायोजित किया जाए जिससे इस व्यक्ति का या संस्था का समाज में समायोजन स्थापित हो सके, ठीक है। कैसे इस प्रकार इसको उपचार दिया जाए, कैसे कौन से चीज़ों का इसके प्रयोग किया जाए जिससे इसका मानसिक स्तर ठीक हो सके, इसको स्वास्थ्य लाभ हो सके, इसको न्याय मिल सके, ये सारी चीज़ें तय करता है। तो ये यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या हो गया, समायोजन, उपचार तथा चिकित्सीय उपाय। तो व्यक्ति की समस्या के अनुसार उनको अगर कोई व्यक्ति मनोरोगी है, स्वास्थ्य उसका खराब है, तो चिकित्सीय उपाय किए जाएंगे। अगर कोई विधिवेत्ता है तो विधिवेत्ता है तो क्या करेगा, उपचार करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम उसके निदान के कारण ढूंढेंगे, कौन से निदान हो सकते हैं, कौन सा इसका उपचार हो सकता है, उस उपचार को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के पश्चात फिर हम पाँचवें नंबर पर पहुँचते हैं जिसको कहते हैं फॉलो अप स्टडी, यानी कि अनुगामी अध्ययन। जो चीज़ें, जो सहायता, जो चिकित्सीय विधियाँ या जो भी सामाजिक शैक्षिक विधियाँ उस छात्र के लिए अप्लाई की गई हैं ताकि उसका शैक्षिक विकास हो सके, मनोवैज्ञानिक विकास हो सके, उसका सामाजिक विकास हो सके, तो उन चीज़ों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसमें कितना सुधार हुआ है, इसको जानने के लिए हम अनुगामी अध्ययन करते हैं। यानी कि उसको अप्लाई करने के पश्चात हम कुछ समय के पश्चात उसी व्यक्ति या संस्था में जाके फिर अध्ययन करते हैं कि उसमें सुधार हुआ है कि नहीं, सुधार कितना प्रतिशत हुआ है, तो ये अनुगामी अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई केस स्टडी से संबंधित जानकारी जो आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मित्रों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।